क्या हाल बच्चों। सब चकाचक। हम्म। हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। हम्म। हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। चलिए शुरू करते हैं, है ना। गुड इवनिंग बच्चों। सर मैंने पूरा मैकेनिक्स रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लिया है। वाह शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, फ्रॉम द फील्ड पैटर्न शोन इन फिगर, आज ये असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चार्ज Q1 एंड Q2। तो यहाँ से बच्चों फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पर फील्ड लाइन एंड हो रही हैं। दैट मीन्स Q1 जो है वो पॉजिटिव है और जो Q2 है बच्चों वो नेगेटिव है। ये बात तो तय है। चलिए अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई Q1 से। और Q2 से अगर हम काउंट करें तो Q2 से काउंट करने पे आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो Q1/Q2 की वैल्यू -10/5 मतलब -2 आएगी। तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज the electric field lines in the vicinity of 2 point charges. Which one of the following statements concerning this situation is true? Q1 is negative। देख लेते हैं भाई, Q1 से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो Q1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो Q2/Q1 इज लेस देन 1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और जो यहाँ एंड कर रही हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस एंड हो रही हैं, पहली बात तो ये चार्ज नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड जो है वो अगर देखें Q2/Q1 का, तो Q2 से और Q1 से अगर मैं फील्ड लाइंस काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7/10 आ रहा है जो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब बी आंसर इज करेक्ट। बोथ Q1 एंड Q2 हैव द सेम साइन ऑफ चार्ज, गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट मिडवे बिटवीन द चार्जेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता है कि चार्ज के जितना करीब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारे पास, द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी if the electric fields at A and B are EA and EB respectively। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर EA
और यहाँ पर ई बी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर जिस एरिया से 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन निकल रही हैं, यहाँ पर वो एरिया जिससे 6 फील्ड लाइन ही निकल रही हैं वो एरिया बड़ा है, मतलब ई बी ए बी ए एरिया एट बी इज ग्रेटर देन एरिया एट ए। ठीक, और फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जहाँ का एरिया छोटा है वहाँ की फील्ड बड़ी होगी, तो यहाँ से आया ई ए ग्रेटर देन ई बी, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Two charges plus Q1 and Q2 are placed at A and B respectively. A line of force emanates from Q1 at angle alpha with the line AB. At what angle will it terminate at minus Q2? वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हमने सिग्मा क्यू आई कॉस थीटा आई बराबर कांस्टेंट इसको पढ़ा था। तो वही चीज़ लगाते हैं, Q1 कॉस एल्फा प्लस माइनस है शायद, तो ये आएगा माइनस Q2 कॉस 180 बराबर होना चाहिए Q1 कॉस 0 प्लस माइनस Q2 कॉस 180 माइनस बीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितनी होगी, Q1 कॉस एल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस Q2 आ जाएगी, फिर Q1 कॉस 0 और फिर वहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q2 कॉस बीटा। बच्चों यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है कॉस अल्फा की वैल्यू, Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 कॉस बीटा डिवाइडेड बाय Q1, ये है आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर अपनी क्लास को एंड किया था, ख़त्म किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट पूछना है तो बिंदास पूछ सकता है, और यदि डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। क्यों बच्चों? मैंने आज कहा था कि मैं आज प्रूफ दूंगा सिग्मा क्यू आई कॉस थीटा आई बराबर कांस्टेंट का, दूंगा ना। तो आज उसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या प्रूफ है। लास्ट क्लास में उसका यूज़ देखा था, आज उसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो तैयार हो भाई प्रूफ देखने के लिए? देखा जाए, चलिए साहब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एमबी थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल साहब, एमबी थ्योरम का प्रूफ देखा जाएगा आज। तो मान लीजिए ठीक, लीजिए साहब खुश हो जाइए, एमबी थ्योरम लिख दिया मैंने। ये है चार्जेस Q1 Q2 Q3 और ये आ रही है फील्ड लाइन। यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और ये एंगल थीटा है भाई। ठीक, ये Q1 ले लेते हैं, QI ले लो। थोड़ा सा आगे बढ़ो भाई, ये यहाँ पर आ जाओ। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ये है P पॉइंट और ये है DL लेंथ। अब मैं एक बात तो कर ही सकता हूँ कि यहाँ पर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फील्ड 0 होगी बच्चों, होगी ना। फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फील्ड 0 होगी। मान लेता हूँ कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा बनाकर अल्फा है और इस एंगल को मैं कह देता हूँ ये थीटा है और ये वाला डी थीटा है भाई। ठीक, अच्छा जी, अगर ये एंगल अल्फ़ा तो ये भी एंगल अल्फ़ा, और ये लेंथ भी हम बता सकते हैं कितनी होगी, ये होगी DL साइन अल्फ़ा,
ये लेंथ आ जाएगी। ठीक, अब इस डायरेक्शन में हम सारे चार्जेस की वजह से फील्ड निकालेंगे बच्चों, और इस डायरेक्शन में समेशन 0 होना चाहिए। तो वो ज़रा वो करके देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने कहा अभी करके देखते हैं साहब। सिग्मा, ठीक, के तो हटाई दीजिए, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, जहाँ पर ये आर आई डिस्टेंस है। ठीक, कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगी नेट फील्ड, इसका कौन सा कंपोनेंट, साइन अल्फा, साइन अल्फा आई, इसको भी अल्फा आई कह देते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक भाई, अल्फा आई बना रहा है यार, या अल्फा ही कर देते वैसे, क्योंकि एक पॉइंट पर हम ले रहे हैं, लेकिन ठीक है चलेगा। ये समेशन क्योंकि सबका अलग अलग अल्फा होगा तो इसलिए मैंने उसको भी अल्फा आई बोल दिया है। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अच्छा, बराबर क्या होना चाहिए, 0। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज है डीएल साइन अल्फा, डीएल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर आई अगर मैं लिखता हूं तो ये डी थीटा के बराबर होगी। आर्क, ये है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ है डीएल साइन अल्फा और रेडियस है आर आई, तो डी थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। चेक कर लीजिए भाई। और यदि ऐसा है तो मैं जरा साइन की वैल्यू डाल देता हूं, साइन अल्फा आई की क्या आएगी, ये आएगी सिग्मा क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। साइन अल्फा आई की वैल्यू अगर मैं डालता हूं तो ये आती है आर आई डी थीटा अपॉन डी एल। चेक करिए भाई, ठीक है। इसको कहा जा सकता ना यार, ये देख लीजिए भाई, इसको थीटा आई कर दीजिए आप चाहें तो समझने के लिए। तो आर आई से आर आई कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये बचा बराबर 0 सिग्मा क्यू आई डी थीटा आई अपॉन आर आई। एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ बढ़िया, ठीक है। और इसको डी थीटा बाई डी एल, और डी एल को देंगे हटा हम लोग, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है मैंने। डीएल सब में कॉमन आएगा, डीएल सब में कॉमन आएगा तो इसको दीजिए हटा, बराबर 0। ठीक किया भाई, चेक कर लीजिए आप, अच्छे से चेक कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ इन सारे चार्जेस के लिए जब मैं निकालूंगा तो सबके लिए ये डिस्टेंस सबके लिए कांस्टेंट होगी, इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबके लिए सेम आएगी बच्चों। क्या मैं कह सकता हूँ आर आई साइन थीटा बराबर एक नया कांस्टेंट है, जो एक कांस्टेंट कुछ एच ले सकते हो, ले साहब एच लिख दिया, कह सकता हूँ आर आई साइन थीटा आई बराबर एच। तो आर आई की वैल्यू मैं अब रखने जा रहा हूँ, क्या आएगा बच्चों आर आई की वैल्यू, जल्दी बोलो आर आई की वैल्यू क्या आएगी। एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ आर आई की वैल्यू ये यहाँ पर इसका यूज़ करिए, क्या आ गई, ये आती है सिग्मा क्यू आई, ठीक है। आर आई की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ बच्चों इस जगह पे, यहाँ पर इस जगह एच अपॉन साइन थीटा आई डी थीटा आई बराबर कांस्टेंट, एच को हटा दीजिए क्योंकि एच सबके लिए सेम है, ये कांस्टेंट हो गया। देख लीजिए भाई, कांस्टेंट नहीं सॉरी, 0 0 हो गया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं सारे टर्म को तो इधर आएगा कांस्टेंट और इधर क्या आएगा क्यू आई कॉस थीटा आई का समेशन बराबर कांस्टेंट। चेक कर लीजिए, ये आंसर है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट हो तो पूछिए बिंदास। मैं टाइम दे रहा हूं पूछने के लिए।
कोई डाउट नहीं? चलिए, एम्बी थ्योरम आपको समझ में आ गई बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मज़ा आ गया इसके? चलो भाई, बहुत बढ़िया बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बेटा वीडियो रिपीट देख लेना आनंद, है ना? नहीं समझ में आया तो बाद में बता दूंगा तुमको नेक्स्ट क्लास में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था। हुआ क्या, फैराडे साहब ने फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लोगों को इस फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। लोगों को ये फील आया, यार ये तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत समझने में चीज़ों को आसानी हो रही है और बहुत ही शानदार चीज़ है, क्यों नहीं इसको यूज़ करें यार, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लोगों को पसंद आई, लेकिन दिक्कत ये थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होंगी ये नहीं बता सकते थे, मतलब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा। क्योंकि किसी ने कहा सर एक यूनिट चार्ज से मान लो 10 फील्ड लाइंस निकल रही है, मान लो 10 फील्ड लाइंस निकल रही है, 10 फील्ड लाइन, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर चार्ज की वैल्यू दी गई है 1/3। अब 10/3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप निकालोगे कैसे? नहीं निकाल सकते आप 10/3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर जो हैं वो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, बोली नंबर रहे, नॉन इंटीजर कैसे हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकते। ये बड़ी खराब थी, इससे लोगों को तकलीफ आई। तो कहा यार इसका सोल्यूशन निकाला जाए कि कैसे, कि ये बताओ पहले इंपॉर्टेंस किसकी है, कि इस इंपॉर्टेंस जो है ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की है, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, कि E इंटू ए परपेंडिकुलर के। तो एक काम करो, आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मत निकालो ना, इसी को डिफाइन कर दो ना, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। और ये नंबर तो फ्रैक्शन भी आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए कहने को तो होगा कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जहां पर भी ये नंबर आ जाएगा वहां हम कह देंगे ये प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है। किसी ने कहा कहीं पर ये 2.5 आ रहा है और कहीं पर ये 5 आ रहा है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से डबल होंगी। और यही तो पहले कह पा रहे थे, और इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया represent number of field lines through that area ठीक भाई। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो E इंटू ए परपेंडिकुलर को थोड़ा अच्छे से लिखा गया, कैसे वो बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। लोगों ने कहा कि ऐसा है भाई कि ये अगर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देता हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस एरिया से 3 पास हो रही हैं, कि हाँ जी पास हो रही हैं 3, कि इस एरिया से भी 3 ही पास हो रही हैं, कि हाँ जी पास हो रही हैं, कि इस एरिया से भी 3 पास हो रहे हैं, कि हाँ जी पास हो रही हैं। कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर इनका प्रोजेक्शन लोगे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम ए परपेंडिकुलर कहते थे, वो इनका प्रोजेक्शन है यहाँ पर, वो तीनों का सेम है। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालें? प्रोजेक्शन निकालने का तरीका भाई, अगर ये थीटा है और ये A1 है, तो इस प्रोजेक्शन की वैल्यू A1 cos थीटा होगी, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर डिफाइन कर दूं, और ये है थीटा और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैं बोलूं एरिया और E का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स की वैल्यू E इंटू ए परपेंडिकुलर, मतलब एरिया जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, या यूं कहें कि प्लेन का प्रोजेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पर जो है वो लिखा जा सकता है E इंटू ए कॉस थीटा। और जब लिखा जा सकता है तो हमारा काम बन गया, इसको हमने नाम दे दिया E डॉट ए। लोगों ने कहा है नहीं भैया ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, गंदी हो, एरिया भी ऐसा ऐसा कुछ हो। मैं कहा कोई बात नहीं, ढंग से डिफाइन कर देते हैं। तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल E डॉट डी ए थ्रू द गिवन एरिया। जिस एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है उस एरिया से E डॉट डी ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। छोटे छोटे पैच पर जाइए, वहाँ पर आप E इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, वहाँ के एरिया डी ए वैक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो बीच का एंगल पता करिए, वहाँ का E डॉट डी ए छोटे से एरिया का निकालिए और ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया का निकाल करके ऐड कर दीजिए। आपके दिमाग में ये आएगा कि ये सर कैसे करेंगे, तो मेरा कहना है हमें इससे मतलब ही नहीं कैसे करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है हमको इसलिए टेंशन नहीं है कैसे करेंगे इस पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे देख लिया जाएगा, उसमें क्या टेंशन है, ठीक, वो देख लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। चलिए अच्छा 1 मिनट का समय दीजिए हमको। हाँ ठीक, तो E डॉट डी ए, जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये एरिया है जो रेडियस r का सर्कल है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, तो मैं बोलूँगा एरिया वेक्टर हम इधर ले लेते हैं इस साइड, क्योंकि सर ने कहा था एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, जिस प्लेन पर एरिया दिया है ना उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, नहीं पता तो जान लो। और हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं E इंटू ए कॉस 37, ये आ गया E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 37 की वैल्यू बोलिए 4/5, ये हो गया फ्लक्स इस सर्कल से। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये आ गई फ्लक्स की बात, लेकिन इस पर हमसे जो फ्लक्स पूछे जाते हैं वो अजीब अजीब से एरिया में पूछे जाते हैं, तो हमने इस पार्ट को दो चीज़ों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक। वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन in uniform field, in uniform field। बच्चों 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझको। हाँ भाई, तो देखना जरा ध्यान से, किसी गिवन एरिया, कोई भी एरिया गिवन है और किसी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो, दिमाग में प्योर मैथ्स रखना, सिर्फ गणित रखना, फील लाने की कोशिश ज़बरदस्ती मत करना, फील लाने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ प्योर मैथ्स, कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अभी लेकिन प्योर मैथमेटिकल, ठीक है। ई इंटीग्रल E डॉट डी ए, तो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल E डॉट ए, अगर एरिया यूनिफॉर्म है और एरिया भी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये एक सर्कल रिंग है और एक इस रिंग से कुछ इस तरीके का कपड़ा बंधा हुआ है, अरे वो नहीं मछली पकड़ने वाला नेट होता है, ऐसे देखा होगा, ऐसे पानी में डुबोते हैं,
या चुड़ैल की जो टोपी होती है ऐसी तिरछी विरछी थोड़ी सी, वो चीज़ है, ठीक है। और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लोगों ने कहा कि इस ऊट पटांग नेट से, जो ये नेट है ना मछली पकड़ने वाला, ये जो नेट है, इस नेट से फ्लक्स बताइए क्या है, फ्लक्स थ्रू द नेट, थ्रू द नेट। ठीक, मैंने कहा भी बताते हैं, बड़ा टफ है लेकिन फिर भी कोशिश करते भाई कैसे किया जाए, कि ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पर छोटा सा एरिया डीए है और सर ने कहा था डीए जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ये लीजिए साहब, एरिया के परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है गुरुदेव, कि मान लिया साहब। ये बताइए इस छोटे से कितना फ्लक्स पास होगा। मैंने कहा डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये है ई, ये है डी ए और ये है थीटा, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा होगा। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, अब ई डी ए कॉस थीटा में डी ए कॉस थीटा पता है क्या है? डी ए कॉस थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। दैट मीन्स इस दीवार पर अगर मैं जाऊं और इस डी ए का प्रोजेक्शन देखूं, इस डी ए का प्रोजेक्शन देखूं बच्चों, ये है प्रोजेक्शन ए, ये तो ये प्रोजेक्शन की वैल्यू है डी ए कॉस थीटा, इस प्रोजेक्शन की वैल्यू है डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ध्यान से सुनना, तो ई तो यूनिफॉर्म है, तो क्या कह सकता हूं, डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द वॉल परपेंडिकुलर टू ई। दैट मीन्स इन पूरे कपड़े का, पूरे नेट का प्रोजेक्शन लोगे, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला सर्किल ही आएगा। अगर इसकी रेडियस आर है तो आंसर होगा फाई बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्शन एरिया। चेक कर लीजिए ज़रा ध्यान से, अच्छे से, और कोई डाउट आए तो पूछिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर में कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, वो क्या है? क्या बात है अजय राय, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अजय राय, और मेहनत करो और अच्छा करो बेटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर पर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा कि सर ये जो प्लेन है ना, इसके दो एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं। आपने कहा था प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्यों भाई, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अब लड़ाई हो जाएगी कि सर कौन सा आप कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ें लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एनी perpendicular direction can be considered as the direction of area vector, ठीक। इन दोनों में से कोई भी, पहली बात तो तुम कहोगे ये कौन सी बात है सर, कोई भी बात है, लेकिन थ्रू आउट द कैलकुलेशन in the given situation
वी कैन नॉट चेंज और alter the direction of area vector. हम चेंज नहीं कर सकते भाई कि सर फिर कैसे पहचानेंगे कि ये वही है, मतलब हम चेंज ना करें तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, तो वो सावधानी भी बता देते हैं। इन थ्रिलिंग इशाना, सर यू आर माई इंस्पिरेशन, आपकी वजह से जे एडवांस 2022 में मेरी रैंक 346 आई थी विद 90 मार्क्स इन फिजिक्स ओनली, लव यू सर। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, आपने इतना लिखा, मेरे लिए यही बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखता है कि आप इतना लिख रहे हो, बहुत थैंक यू सो मच बच्चा। और भगवान करे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने इस एरिया से एसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल एरिया सर्कुलर क्यों होगा, आप कह सकते हो कि सर एरिया सर्कुलर ही क्यों हो, भाई जरूरी थोड़ी ना कि एरिया सर्कुलर होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके का एरिया है, ऐसा एरिया, और आपने कहा मैंने एरिया वेक्टर इससे करस्पॉन्डिंग ये वाला डिसाइड किया, ठीक। तो जब आप इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एरिया वेक्टर डिसाइड करोगे ना, तो उसी समय राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, अपने अंगूठे को एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन थंब का है ना, राइट हैंड कर लिया, और एक सेंस प्रोवाइड कर दो इसको, ऐसे सेंस प्रोवाइड कर दो, सेंस बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक, ये कर दीजिए। अब हमेशा जब आप ऐसे सेंस मार्क कर देंगे, किसी ने ये पेपर या ये पीस ऑफ पेपर है या कोई क्लॉथ है या इमेजिनरी है, कोई ऐसे घुमा करके ऐसे ऐसे करके आपके सामने लाया, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला अपने जो डायग्राम ड्रॉ किया उस पेपर पर ऐसे आप इस डायग्राम को देखोगे, अपनी फिंगर्स को घुमाओगे, आप कहोगे सर एरिया वेक्टर ये है। तो सावधानी बरतने के लिए हम एक सेंस प्रोवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट द एरिया वेक्टर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक। बट इन केस ऑफ क्लोज्ड surfaces outward normal is considered as positive direction as convention, कन्वेंशंस के हिसाब से और कस्टम के हिसाब से क्लोज्ड सरफेस के केस में हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से ऐसी बंद है, 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर हम हमेशा बाहर की ओर ही लेंगे, हमेशा बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर, अगर क्लोज्ड सरफेस है, ये कन्वेंशन है। किसी नॉर्मल सरफेस में सेंस प्रोवाइड करके काम करेंगे, और क्लोज सरफेस है तो हमेशा आउटवर्ड सरफेस को। एक एग्जांपल लेते हैं आपको बात बेहतर समझाने के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड रखा है स्पेस में, ठीक है बच्चों, ये एक क्यूबॉइड रखा है स्पेस में, और ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, यहां पर एक क्यूबॉइड रखा है, ये है सरफेस, ठीक है। ये क्यूबॉइड, ये वाली सरफेस पीछे वाली जो मैंने ऐसे ऐसे लाइन की है, ये है ए बी सी डी, ये है ई एफ जी एच, पीछे वाली ए बी सी डी और आगे वाली ई एफ जी एच है, ठीक है। और मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। किसी ने कहा फाइंड टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड
क्यूबॉइडल सरफेस। पहले तो इसका मीनिंग क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड क्यूबॉइडल सरफेस का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे एक सर्कल लग जाता है ई डॉट डी ए, ये रिप्रेजेंटेशन है। सर्कल का मतलब क्या है, क्लोज है, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर आ गए, ये सर्कल का मतलब होता है। और इसमें करना क्या होता है, जितनी भी सरफेस हैं हर सरफेस पे जाइए, ई डॉट डी ए कैलकुलेट करिए और सबका समेशन कर दीजिए। मतलब कितने फेस हैं यहाँ पर, टोटल 6 है ना, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6। क्यों बच्चों 6 है ना, चेक करिए जरा 6 हैं कि कितने हैं फेस, एक क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, जल्दी बताइए, 6 होते हैं नहीं? तो सबसे निकालिए, ये तो मीनिंग है। अब यहां पर वो चीज कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनना। एरिया वेक्टर ये वाले फेस का अगर मैं बात करूं तो बाहर की ओर सर ने कहा था, तो यहां पर बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर है, तो इस सरफेस से फाई EFGH, तो E इंटू एरिया आ जाएगा। और मान लेते हैं ये वाला एरिया A है, मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, फाई थ्रू ABCD बताइए क्या होगा बच्चों। ABCD के केस में एरिया वेक्टर पीछे आएगा कि नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस ये आएगा। अच्छा, बाकी के फेस को जरा देखते हैं, जरा चेक करो, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, और E वेक्टर इधर साइड होगा। बीच का एंगल बोलिए 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट बोलिए 0। चलिए ये वाला देखते हैं, ये वाला एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, बीच का एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। चलिए नीचे वाली सरफेस देखते हैं, ये वाली, ये है एरिया वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच का एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है गुरु, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच का एंगल 90 डिग्री, सही है। चलिए साहब, ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम टोटल इन चारों से तो 0 हो गया, टोटल फ्लक्स निकालेंगे अगर, टोटल फ्लक्स फाई नेट, तो सब बाकी तो सब 0, और इन दोनों का समेशन बोलिए 0, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 0, जो कि एसके ने बहुत पहले बोल दिया था। इसको एक और मेथड से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इसी क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से सुनना भाई। फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब है, बाई कन्वेंशन फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब फील्ड लाइंस एग्जिट, और फ्लक्स नेगेटिव का मतलब फील्ड लाइंस एंटर फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। ये हमने जो कन्वेंशन बनाया उसके हिसाब से। तो जरा अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, क्यूबॉइड की, ये देखिएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर निकलेंगी, क्योंकि बीच में कोई चार्ज ही नहीं है, यूनिफॉर्म फील्ड बोली है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड बोली है मैंने, इसका मतलब है कोई चार्ज नहीं, क्योंकि कोई चार्ज होता तो उसके कारण से फील्ड आर्च से वैरी करती है, और यहां पर तो यूनिफॉर्म बोला गया, और अगर यूनिफॉर्म बोला गया तो यहाँ चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, चार्ज फ्री स्पेस है। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो डायरेक्ट आप कह सकते थे कि फाई नेट, ध्यान से सुनना, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस kept in a uniform field is always 0। यूनिफॉर्म फील्ड में एक क्लोज्ड सरफेस रखी है तो टोटल नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। फील्ड निकलने वाली देखिए कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रही है, तो 4 एंटर भी तो कर रही होंगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में ही खत्म हो गई हो, बीच में कोई चार्ज तो रखा नहीं, ना तो सोर्स है और ना ही सिंक है। अरे बोलो ना यार, समझ में आ गया ना भाई।
चलिए, प्लस पे कोर्स बेटा अभी तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लस पे एक कोर्स लाने की। मैं बात करके बताऊंगा आपको, हो सकता है कि हम प्लस पे एक कोर्स ले आए बेटा, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन समझिएगा। हाँ भाई, क्यूबॉइड के जस्ट ऊपर रख दिया तो नहीं पता चल पाएगा, सही कह रहे हो। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जरा उसका आंसर दीजिएगा, धुआंधार क्वेश्चन है, देखते कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। ये है बच्चों एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्यूब रखा है। हम्म, ऐसा एक क्यूब रखा है बच्चों। ओहो सर, दिस ईयर ड्यू टू हेल्थ इश्यू I was not able to start my class 11, and in 70 days my half yearly exam is there, and I have to prepare 36 chapters. Please give some strategy please sir. कुछ नहीं है, बहुत परेशान मत हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना बेटा। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जिस स्कूल में आप हैं ना, वहाँ उस स्कूल के PYQs मिल जाते हैं, ठीक है। आप PYQs ले लीजिए, PYQs नहीं मिलते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोर्ड एग्ज़ाम में उतने पार्ट का जो आपके हाफ ईयरली में आ रहा है, उस पार्ट के क्वेश्चंस जो है ना वो कर लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। टेंशन मत लीजिए यार, तबीयत खराब हो गई तो उसमें कुछ आपका कोई दोष थोड़ी ना है। ये है x बराबर a, x बराबर 2a, और a बाई ए का ये क्यूब है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों वैल्यू दी गई है E बराबर, जो वैल्यू दी गई है वो है E बराबर E नॉट एक्स बाई स्मॉल a आई कैप। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। चलिए बताइए फटाफट, देखते कितने लोग बता पाते हैं। हम्म, सही कह रहे हो सत्यम कुमार सिंह, ये काम मुझे करना चाहिए। रेलेवेंट डाउट स्टार्टिंग में ही, मतलब बाकी के डाउट मुझे डिस्कस करने चाहिए, कोई नहीं, आगे से अपन यही करेंगे, ठीक है। और HP NCERT मत करो, जो बोला है उतना करो बस। या ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट में कर लें, है ना सत्यम। हाँ बच्चों, ये आया हुआ कि नहीं हुआ? E0 A² ये बताया है SK ने। अच्छा जी, चलिए हम लोग भी देख लेंगे अभी। अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड की वैल्यू बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो एक बात तो तय है, और वो ये कि ये जो चार फेस है ना, जिनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऊपर वाला, सामने वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, ये ये और नीचे वाला एरिया वेक्टर, इन चारों के कारण तो फ्लक्स जीरो होगा। बचा सिर्फ ये वाला फेस, इससे बाहर निकलेगा और ये वाले से अंदर आएगा। बस इतना ही तो काम करना है, बाहर निकलने वाला पॉजिटिव और अंदर आने वाला निगेटिव। तो चलिए भाई निकालते हैं फ्लक्स नेट। बाहर आने वाला बताइए कितना। तो ये वाले फेस पर E की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 2a यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि ये केवल x पर डिपेंड कर रहा है। तो कह सकता हूँ इस प्लेन के हर पॉइंट पर E की वैल्यू सेम होगी। तो मेरे हिसाब से E की वैल्यू आ गई 2E0 आई कैप। तो 2E0
ए स्क्वायर। ये हो गया किससे, बाहर निकलने वाला, और माइनस करेंगे एंटर करने वाला। तो चलिए इस फेस से निकालते हैं। इस फेस पर x बराबर a रखो यहाँ पर, तो कितना फ्लक्स आएगा, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो एस के बाबू ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं भी समझा पाया हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का ही। यहाँ पर रखा है क्यू चार्ज, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कुलर डिस्क है, ठीक, जो क्यू चार्ज पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा एंगल। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया। चलिए बताइए साहब कितना होगा। एक सर का आ गया मैसेज। कॉल आया उनका, हम्म, मैंने बोला कि सुशील सर ने करवा दिया। मैंने कहा सर आपको कॉल नहीं आया था, तो मुझे तो करवाना ही था, तो मैंने इसलिए बोला कि ओके। उन्होंने बोला ओके, वो तो करवाना ही था। उन्होंने नहीं करवाया। तो सत्यम कुमार सिंह ने आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया है, 2 पाई। सर एससीबी कंप्लीट करने के बाद अनुराग मिश्रा कर सकते हैं? पता नहीं यार, अनुराग मिश्रा सर के क्वेश्चंस तो मैंने नहीं देखे हैं, और मैं ऐसे कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, है ना। बुक्स जनरली मैं ऐसे रेफ़र नहीं करता हूँ। अनुराग मिश्रा सर की बुक नहीं देखी मैंने। कई लोग फिजिक्स गैलेक्सी के बारे में भी कह देते हैं, हालांकि वो मेरे फ्रेंड हैं, फ्रेंड होने के नाते मैं कह दूंगा कि हाँ ज़रूर से कर देखो, लेकिन ईमानदारी से मैंने देखी नहीं है। तो बच्चों इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो गॉस लॉ पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक। एक जो हमने पहले से सीखा हुआ है, भैया नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कल के प्लेन के हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक रिंग जो अल्फ़ा एंगल बना रही है, ठीक है। ये डी अल्फ़ा है, मतलब इस रिंग को अगर सामने से देखोगे तो ऐसी दिखेगी बच्चों आपको, ठीक है। ये आर, ये डी आर थिकनेस, तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर। तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, अगर ये अल्फ़ा है तो मैं बोलूँगा ई कॉस अल्फ़ा इंटू 2 पाई आर डी आर, जहाँ पर आर ये है, ठीक है, सही। अब ई की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ई की वैल्यू आएगी के क्यू बाई, ये रेडियस को आर बोलता हूँ, आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉस अल्फ़ा डी आर, ठीक। अब आर और कैपिटल आर में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो आर को इस एक्स के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो कर देते हैं भाई, क्या लिखें यहाँ पर, डी आर की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हमको। डी आर की वैल्यू कैसे लिखें, ध्यान से सुनिएगा। आर बराबर एक्स टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो डी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक। ये किया जा सकता है। तो बस यही काम करने जा रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू एक्स के टर्म में रखने जा रहा हूँ, और वो होगी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 2 पाई कॉस अल्फ़ा, आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखिए कितनी थी बच्चों, एक्स टेन अल्फ़ा, और डी आर की वैल्यू डी एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी डी एक्स नहीं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा से सेक स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल, एक्स से एक्स गया, हमारा काम बन चुका है। और अगर ध्यान से देखें तो एक एक्स ये वाला भी यहाँ पर रह जाएगा, तो ये एक्स भी कैंसिल हो गया। कॉस अल्फ़ा ये होगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो केवल क्या बचेगा बच्चों, बचेगा क्यू अपॉन 2 पाई, सॉरी
1/4πε0 q इंटू 2 इंटीग्रल cos अल्फा डी अल्फा 0 से थीटा। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं हमारे आंसर की वैल्यू आ जाती है। ठीक बच्चों, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, q/2ε0 1 - cos थीटा। ठीक है जी, ये फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब हम लोग गॉस लॉ की तरफ पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों, क्योंकि मैं अभी इस क्लास में गॉस लॉ इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैंने कर दिया तो कॉन्टिन्यूसली मुझे 15 से 20 मिनट तक मुझे लगातार चलना पड़ेगा। तो मैं अभी गॉस लॉ नहीं शुरू कर रहा हूँ, यहीं पर एंड कर रहा हूँ अपना लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ बताऊँगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।